नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर प्राचीन भारत का इतिहास। केसी श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे पहला भाग, विषय प्रवेश। इसका पहला भाग भौगोलिक पृष्ठभूमि देखते हैं क्या लिखा है। हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का विशाल प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। इसके विस्तृत भूखंड, जिसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, आकार में विषम चतुर्भुज जैसा है। यह लगभग 2500 मील लंबा तथा 2000 मील चौड़ा है। रूस को छोड़कर विस्तार में यह समस्त यूरोप के बराबर है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भौगोलिक दृष्टि से इसके 4 विभाग किए जा सकते हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, यह तराई के दलदल वनों से होकर हिमालय की चोटी तक विस्तृत है, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, टेहरी, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। गंगा तट तथा सिंधु का उत्तरी मैदान, इसका दूसरा विभाग। इसमें लिखा है, इस प्रदेश में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियाँ, सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग तथा गंगा यमुना सिंचित प्रदेश सम्मिलित हैं। इस देश का यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। यहाँ आर्य संस्कृति का विकास हुआ और इसे ही आर्यव्रत कहा गया है। दक्षिण का पठार, इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। और सुदूर दक्षिण के मैदान, इसमें दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस भाग में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं। दक्षिण का पठार तथा सुदूर दक्षिण का प्रदेश मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ, विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ियाँ और महाकांतार के वन मिलकर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करते हैं और इस पृथककर्ता के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रहा, जबकि उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृति विकसित हुई जिसे द्रविड़ कहा जाता है और इस संस्कृति के अवशेष आज भी दक्षिण में विद्यमान है। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता रहा है तथा हिंद महासागर इस देश को पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण से घेरे हुए है। इन प्राकृतिक सीमाओं द्वारा बाह्य आक्रमणों से अधिकांशतः सुरक्षित रहने के कारण भारत देश अपनी एक सर्वथा स्वतंत्र पृथक सभ्यता का निर्माण कर सका है। भारतीय इतिहास पर यहाँ के भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग कहानी है। एक ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, दूसरी ओर नीचे मैदान है। एक ओर अत्यंत उपजाऊ प्रदेश है तो दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान है। यहाँ उभरे पठार, घने वन तथा एकांत घाटियाँ हैं। एक ही साथ कुछ स्थान अत्यंत उष्ण, कुछ अत्यंत शीतल हैं। विभिन्न भौगोलिक उपविभागों के कारण यहाँ प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसी विषमता यूरोप में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। भारत का प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक विशिष्ट इकाई के रूप में विकसित हुआ है तथा उसने सदियों तक अपनी विशिष्टता बनाए रखी है। इस विशिष्टता के लिए प्रजातीय तथा भाषागत तत्व भी उत्तरदायी रहे हैं। फलस्वरूप संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता की स्थापना करना भी संभव नहीं हो सका है। यद्यपि अनेक समय में इसके लिए महान शासकों द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। भारत का इतिहास एक प्रकार से केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की प्रकृतियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। देश की विशालता तथा विश्व के शेष भागों में इसकी पृथकता ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए हैं।
भारत के अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय तथा शासकों तथा सेनानायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने अथवा अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की कोई भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया। सुदूर दक्षिण के चोलों का उदाहरण इस विषय में अपवाद माना जा सकता है। अति प्राचीन समय से यहाँ भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा, आचार विचार के लोग निवास करते हैं। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को यहाँ विभिन्नताएं खटक सकती हैं, परंतु यहाँ वह विभिन्नताएं के मध्य एकता दिखाई देती है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। फलस्वरूप विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई है। देश की समान प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि की भावना जागृत किया है। मौलिक एकता का विचार यहाँ सदैव बना रहा तथा इस देश के राजनीतिक आदर्शों को प्रभावित किया। यद्यपि व्यवहार में राजनीतिक एकता बहुत कम स्थापित हुई, तथापि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसे इतिहास के प्रत्येक युग में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक एकता सुस्पष्ट रही है। भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्श इस एकता के प्रमुख माध्यम रहे हैं। भारतीय इतिहास के अति प्राचीन काल से ही हमें मौलिक एकता के दर्शन होते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में संपूर्ण देश को भारतवर्ष तथा भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारत की संतान कहा गया है। विष्णु पुराण में स्पष्टतः एकता की अभिव्यक्ति हुई है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वो भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है विष्णु पुराण में, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षतदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। प्राचीन कवियों, लेखकों तथा विचारकों के मस्तिष्क में एकता की यह भावना सदियों से ही विद्यमान रही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। यह सार्वभौम सम्राट की अवधारणा भारतीय सम्राटों को अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रेरणा देती रही है। भारतीयों की प्राचीन धार्मिक भावना एवं विश्वासों से भी इस सारभूत एकता का परिचय मिलता है। यहाँ की 7 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी। शास्त्रों में दिया हुआ है गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसमनी सनिधि कुरु। ठीक उसी तरह मोक्ष पाने के लिए भी शहरों के नाम दिए हुए हैं, धार्मिक नगरियों के नाम। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, चेव सप्तते मोक्षदायिका। यहाँ 7 पर्वत महेंद्र, मलय, सहम, सुक्तिमान, श्रीध्य, विंध्य तथा परित यात्र तथा 7 नगरियाँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतीपुरी, द्वारावती देश के विभिन्न भागों में बसी हुई होने पर भी देश के सभी निवासियों के लिए यह समान रूप से श्रद्धेय रही हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों का सर्वत्र सम्मान है तथा शिव और विष्णु आदि देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं। यद्यपि यहाँ अनेक भाषाएं हैं तथापि वे सभी संस्कृत से ही उद्भूत अथवा प्रभावित हैं। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था भी सर्वत्र एक ही समान है। वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के आदर्श रहे हैं। प्राचीन समय में जबकि आवागमन के साधनों का अभाव था, पर्यटक, धर्मोपदेशक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी तथा एकता को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते रहे हैं। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान द्वारा चक्रवर्ती पद के आकांक्षी सम्राटों ने सदैव
इस भावना को व्यक्त किया है। भारत का विशाल भूखंड एक है। इस प्रकार विभिन्नता के बीच सारभूत भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता बनी हुई है।